हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर में हम पढ़ रहे हैं एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जब सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की जो सिमेट्रिक बिलीफ की जो अजम्पशन थी उसको रिलैक्स करा, तो हम उसमें दूसरे पार्ट में बोलते हैं, एक तो हमारा ऑप्टिमिज्म मॉडल बना था एंड दूसरे पार्ट में हम बोलते हैं कि जो वन ऑफ द पार्टी जो है ट्रायल में उसके पास प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हो सकती है टू ट्रायल वन ऑफ द पार्टी इन्वॉल्व, एंड वहाँ से ही एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन मॉडल मेरा डेवलप होता है, मतलब एसिमेट्रिसिटी आ जाती है मेरी मॉडल के अंदर। अब हम उसको कैसे कैप्चर करते हैं अब देखते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ना दो टाइप ऑफ प्लेंटिफ है। एक तो हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ विक्ट्री एट ट्रायल वाले प्लेंटिफ है, लेट्स अज्यूम इनकी प्रोबेबिलिटी PH है, एंड दूसरे जो होते हैं वो है लो प्रोबेबिलिटी ऑफ विक्ट्री एट ट्रायल वाले प्लेंटिफ, जिनकी प्रोबेबिलिटी हम बोलते हैं कि PL है। पहले अब इसका कॉन्सेप्ट को आप समझिए। हम एग्जांपल ले रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का। हम मान लेते हैं कि आप एक बाइसिकल चला रहे थे। ओके, लेट्स अज्यूम दिस इज़ अ बाइसिकल। आप एक बाइसिकल चला रहे थे, मोटरसाइकिल चला रहे थे एंड आपने हेलमेट नहीं पहना, यू डिड नॉट वियर हेलमेट, एंड एक दूसरा इंसान आता है इन हिज व्हीकल एंड आपको हिट कर देता है एंड आपको इंजरी होती है एंड आप कोर्ट केस वगैरह करते हो। तो इसके अंदर में ये जो हेलमेट नहीं पहना, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। मतलब कि क्या विक्टिम ने भी एडिक्वेट केयर लिया था कि नहीं, क्या वो भी नेग्लिजेंट था कि नहीं। इंजरर तो नेग्लिजेंट था, क्या विक्टिम भी नेग्लिजेंट था कि नहीं, क्योंकि आपने हेलमेट नहीं पहना। तो देखो, आप अगर आप हेलमेट पहन लेते तो आपके चांसेस ऑफ इंजरी या मतलब कि आपका सीरियसनेस ऑफ इंजरी कम हो जाता। तो इन चीज़ों को भी कोर्ट मद्देनज़र रखेगा। तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस हम उस पार्ट को ही कहते हैं कि क्या विक्टिम भी जो था, प्लेंटिफ भी था, क्या वो नेग्लिजेंट था। तो ये एग्जांपल से आप कैप्चर कर सकते हो। अगर बताओ, अगर वो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंट नहीं था, नो, तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ विक्ट्री एट ट्रायल होगी ना। बट अगर वो खुद ही नेग्लिजेंट इंसान था, वो खुद ही बिना हेलमेट के चला रहा था, बिना लाइसेंस के चला रहा था, अंडर एज था, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, तो उसकी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ विक्ट्री एट ट्रायल होगी। इस तरीके से हमने समझा। अभी इसका इतना कोई यूज़ नहीं है, बट ये मॉडल में आपको ये आइडिया क्लियर करना वॉज इम्पॉर्टेंट। तो PH की जो वैल्यू होगी, PH विल बी ग्रेटर दैन PL विल बी ग्रेटर दैन 0। तो अब आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न एट ट्रायल क्या होगा, फॉर हाई प्रोबेबिलिटी टाइप ऑफ विक्ट्री का हम बोल सकते हैं कि देखो PH, उसको J मॉनेटरी अमाउंट मिलेगी। यस, हम J और CP वो जो कॉस्ट और जो हमने मॉनेटरी जजमेंट की अमाउंट ऑप्टिमिज्म मॉडल में रखी थी वही हम यहाँ पे भी रखते हैं, माइनस जो उसको कॉस्ट बियर करना पड़ा इसके लिए। एंड लो प्रोबेबिलिटी वालों को PL J माइनस CP, दिस इज देयर एक्सपेक्टेड रिटर्न एट ट्रायल। एंड आपको पता है कि बिकॉज PH PL से बड़ा है तो दिस अमाउंट विल बी ग्रेटर दैन दिस, बिकॉज PH ग्रेटर दैन PL। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट डिफेंडेंट्स। अब यहाँ पर डिफेंडेंट जो है ना, वो कैनॉट ऑब्जर्व प्लेंटिफ टाइप प्रायर टू ट्रायल। तो यहाँ से हमारा ये एसिमेट्रिसिटी शुरू होता है, बिकॉज वो ऑब्जर्व नहीं कर सकता। तो दिस इज माई एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। अब उसके पास प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसके लिए भी यही होंगे। दो टाइप ऑफ प्लेंटिफ है, एक तो हाई प्रोबेबिलिटी टाइप एंड हमारे पास दूसरा है लो प्रोबेबिलिटी टाइप्स। अब हम मान लेते हैं कि इनका जो फ्रैक्शन है इन गिवन सिचुएशन A है एंड लो प्रोबेबिलिटी टाइप्स का फ्रैक्शन कितना होगा, 1 माइनस A। तो अब इनकी एवरेज प्रोबेबिलिटी मैं निकालूं, अगर मेरे को एवरेज प्रोबेबिलिटी चाहिए इस सिचुएशन के अंदर में, बिकॉज मैं तो नहीं बता सकती ना कि हाई है या लो, तो मुझे कुछ एवरेज अमाउंट तो चाहिएगा, एवरेज प्रोबेबिलिटी।
तो एवरेज प्रोबेबिलिटी पी बार मेरी क्या हो जाएगी, ए टाइम्स पी एच प्लस 1 माइनस ए टाइम्स पी एल। एंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या होगा, अब मेरा डिफेंडेंट के लिए एक्सपेक्टेड कॉस्ट मेरा डिफेंडेंट के लिए पहले क्या था, पी था, अब ये पी बार हो जाएगा जे, जो उसको ट्रायल कॉस्ट लगी, प्लस सी डी, मतलब जो उसको पेमेंट मॉनेटरी जजमेंट में पेमेंट देनी पड़ी, एंड सी डी जो उसको ट्रायल कॉस्ट लगी। तो इस तरीके से हमने एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकाल ली। नाउ लेट्स हैव अ सेटलमेंट एंड स्ट्रेटजी के बारे में आप समझते हैं, सेटलमेंट के बारे में। तो इस सिचुएशन में, इस मॉडल में डिफेंडेंट के पास 3 मेथड्स होते हैं। पहली स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं पूलिंग स्ट्रैटेजी। एक जो दूसरी टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी होती है उसको हम बोलते हैं सेपरेटिंग स्ट्रैटेजी। एंड जो तीसरी टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी होती है वो भी एक तरीके की टाइप ऑफ पूलिंग स्ट्रैटेजी ही होती है, पर थोड़ी सी फर्स्ट वाले से डिफरेंट होती है। तो मैं इसको पूलिंग स्ट्रैटेजी ए बोल रही हूँ, पूलिंग स्ट्रैटेजी बी बोल रही हूँ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पूलिंग स्ट्रैटेजी नंबर 1। इसमें क्या होता है, जो सेटलमेंट अमाउंट आपका डिफेंडेंट ऑफर करता है ना, वो एस ऑफर करता है, दैट इज़ द अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू पी एच जे माइनस सी पी। मतलब जो मिनिमम अमाउंट हमारे प्लेंटिफ को चाहिए ना, उससे ज़्यादा वो सेटलमेंट अमाउंट ऑफर करता है। अब आपके पास देखो 2 टाइप ऑफ प्लेंटिफ है, हाई प्रोबेबिलिटी टाइप एंड लो प्रोबेबिलिटी टाइप। तो अगर ये अमाउंट, क्या हाई प्रोबेबिलिटी टाइप वाला एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज यही तो इसका मिनिमम अमाउंट था नीडेड फॉर हिम टू नॉट टू गो टू ट्रायल। एंड लो प्रोबेबिलिटी वाला भी एक्सेप्ट करेगा, गिवन अभी हम ऊपर शो करके आ चुके हैं कि जो ये पी एच है वो ग्रेटर देन है पी एल जे माइनस सी। मतलब जो मिनिमम अमाउंट चाहिए मेरे लो प्रोबेबिलिटी वाले को, तो ऑब्वियस ही बात है वो तो एक्सेप्ट कर ही लेगा। तो इस केस में देयर विल बी नो ट्रायल, क्योंकि सब कुछ सेटल हो रहा है। सेकेंड केस में क्या होता है, सेपरेटिंग स्ट्रैटेजी। इस केस में क्या होगा, जो डिफेंडेंट है ना वो अमाउंट ऑफ सेटलमेंट ऑफर करता है लो टाइप प्रोबेबिलिटी टाइप वाले प्लेंटिफ के मिनिमम अमाउंट जितना, मतलब वो पी एल जे माइनस सी पी ऑफर करता है। तो अगेन हम इसको हाई लो वाले टाइप से देखते हैं, हाई टाइप एंड लो टाइप वाले से देखते हैं। क्या इसमें आपका हाई टाइप वाला एक्सेप्ट करेगा? ही विल नॉट एक्सेप्ट दिस, बट लो टाइप वाला विल एक्सेप्ट दिस। तो मेरा सेटलमेंट हुआ। अब आप एक बात बताओ, जब ये हाई टाइप वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? यहाँ मेरा ट्रायल होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे मेरे को ट्रायल पे जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे इसमें ट्रायल पे एक्सपेक्टेड मेरी कॉस्ट क्या निकल कर आएगी, एक्सपेक्टेड कॉस्ट, क्योंकि देखो मुझे नहीं पता, अनऑब्जर्वेबल है कि हाई ट्रायल वाले कितना है लो, तो वो अगेन एक्सपेक्टेड कॉस्ट होगी पी एल। अगर हाई टाइप ट्रायल वाला निकला तो मेरे को पी एच तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब देखो ट्रायल में जा रहा है, हम एक्सपेक्टेड कॉस्ट एक ट्रायल की बात कर रहे हैं। तो पी एच जे जाएगी अमाउंट प्लस सी डी प्लस 1 माइनस ए पी एल जे प्लस सी डी, आई एम सॉरी माइनस सी पी, आई विल एक्सप्लेन वाई। तो देखो ये वाला कैप्चर करता है ट्रायल कॉस्ट एंड दिस पोर्शन कैप्चर्स योर सेटलमेंट कॉस्ट। बिकॉज आपके जो हाई प्रोबेबिलिटी वाले हैं वो ट्रायल पे जाएंगे और वो अपना जो मिनिमम है ये इतना अमाउंट, तो उसको कॉस्ट, अब हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो इतना अमाउंट तो डिफेंडेंट को जब वो ट्रायल पे जाएगा तो बियर करना पड़ेगा, एंड दिस इज़ बाय प्रपोर्शन ए। एंड जब सेटलमेंट करता है वो लो प्रोबेबिलिटी वाले के साथ, तो वो मिनिमम अमाउंट दे देगा लो प्रोबेबिलिटी वाले को, उसका पी एल जे माइनस सी, एंड वी मल्टीप्लाई दिस विथ द फ्रैक्शन। अब वापस से आई रिपीट अगेन, दिस माइट साउंड डिफिकल्ट। देखो यहाँ पे हमने क्या बोला कि वो ट्रायल पे जा रहा है, तो इसकी ट्रायल पे डिफेंडेंट की कॉस्ट क्या पड़ेगी, पी एच जे प्लस सी डी, डिफेंडेंट की कॉस्ट पड़ रही है। रिटर्न टू प्लेंटिफ, यहाँ पे क्या मिलेगा,
उसको रिटर्न टू प्लेंटिफ क्या मिलेगा, PHJ माइनस CP। तो यहाँ पे इसलिए ये नहीं करा, बट बिकॉज लो टाइप में वो सेटलमेंट ही कर रहा है, तो सेटलमेंट के लिए उसको सेटलमेंट कॉस्ट कितनी होगी, कितना अमाउंट उसको देना पड़ रहा था, उसको सेटलमेंट के लिए ऐसा अमाउंट देना पड़ रहा था जिसकी वैल्यू है मेरी PLJ माइनस CP। तो PLJ माइनस CP एंड रिटर्न टू मेरा लो टाइप लो प्लेंटिफ्स क्या होगा, PLJ माइनस CP। तो यहाँ पे हम डिफेंडेंट के अमाउंट कैप्चर कर रहे हैं इस इक्वेशन से। तो यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज गोइंग टू बी दिस। सो लेट्स पुट इट इन अ बॉक्स। नाउ थर्ड जो स्ट्रैटेजी होती है ना, वो भी एक, जो हमने आपको बताया कि वो भी एक पूलिंग स्ट्रैटेजी होती है। इसमें क्या होगा, वो सेटलमेंट अमाउंट ऑफर करेगा इवन लेस देन द मिनिमम अमाउंट जो लो टाइप वाला एक्सेप्ट करता। तो मतलब ये इससे भी कम दे रहा है। तो अब सिंपल सी बात है, हाई टाइप एंड लो टाइप, क्या ये एक्सेप्ट करेगा, विल नॉट एक्सेप्ट। लो टाइप वाला भी विल नॉट एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हमको पता है कि ये ट्रायल में जाएगा। अगर ट्रायल में गया तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या होगी, देखो हम एक्सपेक्टेड कॉस्ट ट्रायल डिसीजंस की निकालते। इस वाले सिचुएशन में एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या होगी, P⁻J प्लस CD, क्योंकि ट्रायल में जा रहा है, ट्रायल में जा रहा है एंड ट्रायल के अंदर में ये दोनों ही केसेस में जा रहा है, इसलिए हमको प्रोबेबिलिटी P लेनी पड़ी। तो लेट्स जस्ट रिवाइज क्विकली। फर्स्ट पूलिंग स्ट्रैटेजी के अंदर में अगर वो इतना ऑफर कर देता सेटलमेंट अमाउंट, तो उसको कहीं पे भी ट्रायल में जाने की ज़रूरत नहीं थी। सेकंड सेपरेटिंग स्ट्रैटेजी में वो लो टाइप को तो सेटल कर देता है, हाई टाइप वाले ट्रायल में चले जाते हैं। तो इस कारण से मेरी एक्सपेक्टेड कॉस्ट इस स्ट्रैटेजी की ये हो जाती है। एंड पूलिंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है, दोनों के दोनों ही ट्रायल में पहुंच जाते हैं। तो अब ये जो है इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट PJ प्लस CD होगा एंड प्रोबेबिलिटी P⁻ होगी, जो एवरेज प्रोबेबिलिटी हम ऊपर निकाल कर आए हैं। क्योंकि अब सारा का सारा खेल इस वाले में हम लोग का जो कॉस्ट डिपेंडेंट हो जाएगी प्रोबेबिलिटी में। देखो ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ना, कभी भी मिनिमाइज़ नहीं करेगी कॉस्ट को, इसमें कॉस्ट आपकी हमेशा हाई रहेगी। तो हमारे लिए ये बेटर स्ट्रैटेजी नहीं है। तो हमारे लिए तो यही दो स्ट्रैटेजी है जिनको चूज़ करना है। पूलिंग स्ट्रैटेजी चूज़ करें या सेपरेटिंग, क्या करें भाई। तो इसमें सिंपल सी चीज़ है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट सेपरेटिंग स्ट्रैटेजी विल बी प्रेफर्ड ओवर पूलिंग स्ट्रैटेजी अगर आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट इन सेटलमेंट लेस होगी एक्सपेक्टेड कॉस्ट इन पूलिंग स्ट्रैटेजी। लेट्स राइट दैट डाउन। एक्सपेक्टेड कॉस्ट मेरी यहाँ पे आ रही थी PHJ प्लस CD प्लस 1 माइनस A, और सेटलमेंट अमाउंट जो ऑफर कर रहा है वो PLJ माइनस CP वुड बी लेस दैन। यहाँ पे मेरी कॉस्ट क्या आ रही, देखो सेटलमेंट कॉस्ट होगी PHJ माइनस CP। एक्सपेक्टेड कॉस्ट यहाँ पे मेरी सेटलमेंट कॉस्ट थी विच इज़ PHJ माइनस CP। अब इसको सॉल्व करते हैं। PHJ प्लस ACD प्लस PLJ माइनस CP माइनस PLJ प्लस ACP इज लेस दैन PHJ माइनस CP। PLJ ये मेरी कॉस्ट है, ये भी मेरी कॉस्ट है, ये भी मेरी कॉस्ट है, ये भी मेरी कॉस्ट है एंड देन तो हम कॉस्ट को सबको एक तरफ ले लेते हैं, ये वाली इससे कैंसिल हो जाएगी। अब इन कॉस्ट को हम रखते हैं ACD प्लस ACP इज लेस दैन PHJ माइनस PHJ माइनस PLJ प्लस APLJ। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, अब मैंने इतना सारा सॉल्व करके दिया,
आप इस बार इसको ट्राई कर सकते हो, आपको ये निकल कर आएगा 1 माइनस ए अपॉन में ए पी एच माइनस पी एल जे ग्रेटर दैन सी पी प्लस सी डी। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये हमारा एसिमेट्रिक मॉडल का सेपरेटिंग स्ट्रैटेजी ओवर पूलिंग आया, राइट। तो ये ऑप्टिमल कंडीशन मेरी ये। अब आप अगर यही ऑप्टिमिज्म मॉडल में देखते, ऑप्टिमिज्म मॉडल के अंदर मेरी ट्रायल कंडीशन क्या आ रही थी, पी डी माइनस सॉरी पी पी माइनस पी डी टाइम्स जे ग्रेटर दैन सी पी प्लस सी डी आ रही थी। ये मेरी ऑप्टिमिज्म मॉडल में आ रही थी एंड ये मेरी एसिमेट्रिक मॉडल में आ रही है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर इस फ्रैक्शन का ही है। तो देखो दोनों के दोनों एक ही जगह से स्टेम आउट हुए हैं कंसेप्चुअली कि इन दोनों ने, और आंसर भी एक ही दे रहे हैं। कंक्लूजन यहाँ पर भी जो हमने 3 देखा था, अगर कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी तो ट्रायल डिसीजन हमारा ट्रायल अनलाइकली होगा। अगर हमारा पी एच माइनस पी एल ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा ट्रायल मोर लाइकली हो जाएगा। एंड अगर हमारा जे अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो ट्रायल इज़ मोर लाइकली। तो जो हमारा इन्फ्रेंस है वही है, वही मॉडल, दोनों के दोनों सेम ही चीज़ें प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बोथ मॉडल प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ट्रायल लेस लाइकली है जब कॉस्ट इंक्रीज होगी, मोर लाइकली जब स्टेक इंक्रीज होंगे। जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द मॉडल इज़ कि हाउ हम चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे सारा का सारा मेरा परसेप्शन पर था, और जो परसेप्शन कैप्चर की गई है इसके अंदर में, एंड यहाँ पे सारा का सारा खेल एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का था जो कैप्चर कर रहा है ये वाला पार्ट, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। तो दिस इज़ इट, दीज वर आर 2 मॉडल्स। एंड इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी इसी वीडियो में हम कंप्लीट कर लेते हैं, 1.1.3 अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग दी सेटलमेंट। तो ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, आप ऐसे बुक से देख सकते हैं, बट आई विल जस्ट डू इट। तो अदर फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो आपकी सेटलमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज सिमेट्रिक बिलीफ की अलावा, ये है एक तो पार्टीज़ का रिस्क प्रेफरेंस होता है, एक तो है हमारा पार्टीज़ का रिस्क प्रेफरेंस। अदर फैक्टर्स, तो अगर रिस्क प्रेफरेंस में अगर आपकी पार्टी रिस्क अवर्स है तो वो सेटलमेंट प्रेफर करेगी, एंड अगर वो रिस्क टेकर है तो वो ट्रायल में जा सकती है, तो वो ट्रायल में जाकर अपना में मोर लाइकली टू गो। एंड दूसरा होता है पॉसिबिलिटी ऑफ एसिमेट्रिक स्टेक्स। अब इसके अंदर में एसिमेट्रिक स्टेक्स में क्या होता है कि जो अर्लियर जो ये हमारा जे था ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा था सिमेट्रिक स्टेक्स, राइट। ये सिमेट्रिक स्टेक को रिप्रेजेंट कर रहा था। पर कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार ना एक फेवरेबल ट्रायल इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट, कि अगर मान लो एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक फूड कंपनी ने को एक कंज्यूमर कोर्ट में ले गया, राइट। एक फूड कंपनी को कंज्यूमर कोर्ट में ले गया एंड वो फूड कंपनी जीत जाती। तो फूड कंपनी यहाँ पे डिफेंडेंट थी, ये प्लेंटिफ था। एंड ये क्या करता है, ये केस जीतने के बाद जो सब्सिक्वेंट कंज्यूमर होते हैं ना, उनको पता है कि ऐसी लाइकली जजमेंट आ रही है, तो कोर्ट में ले जाकर अपना खर्चा पानी बचाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही है कि जब फेवरेबल ट्रायल होता है ना इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट, तो ये जो फ्यूचर प्लेंटिफ है ना, फ्यूचर प्लेंटिफ्स को फ्रॉम फाइलिंग सूट्स डेटर करता है, तो डेटर कर देता है, डेटर्स। तो इसी का
इसी के लिए यहाँ पे 2 चीज़ें निकल कर आती हैं कि अगर एक रिपीट प्लेयर है आपके लिटिगेशन प्रोसेस में, रिपीट प्लेयर्स हैं इन लिटिगेशन प्रोसेस, तो यहाँ पे आपके ट्रायल्स होंगे, ट्रायल रेट्स हाई हो जाएंगी। एंड अगर वन टाइम प्लेयर है तो यहाँ पे जनरली सेटलमेंट होगा कि एक वन ऑफ अ काइंड केस है, तो यहाँ पे वो कंपनी बोलेगी कि इसको सेटल कर देते हैं, पर उसको लगता है कि अगर ये अभी कोर्ट में मेरा जो मामला है सेटल नहीं होता है तो और बारी फाइलिंग होती रहेगी एंड हम लोग का कॉस्ट बढ़ता रहेगा, तो एक बार में ही सेटल कर देते हैं कोर्ट में जाकर ही, तो यहाँ पे ट्रायल रेट्स आपकी हाई होंगी। तो दीज वर दी अदर 2 फैक्टर्स ऑफ रिस्क प्रेफरेंस एंड एसिमेट्रिक स्टेक्स। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर में हमारा ये हम फ्रिवोलस सूट्स करेंगे एंड विद दिस hopefully we'll be able to complete our chapter. Thank you guys. Have a nice day. Bye bye.